नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जहां सोनम यानी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी मर्डर केस में मेघालय पुलिस आज यानी मंगलवार को सुबह सुबह सोनम को लेकर पटना पहुंच गई है। तो यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोनम को गाजीपुर से पटना ले आया गया है, क्योंकि इसके बाद उसे शिलोंग तक भी जाना गया है। पटना के फुलवारी थाना शरीफ में उसे रखा गया है। सोनम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। सोनम के साथ मेघालय पुलिस फ्लाइट का इंतजार कर रही है। पुलिस आज उसे विमान से लेकर गुवाहाटी लेकर जाएगी, वहीं से बाय रोड उसे फिर शिलोंग ले जाया जाएगा। शिलोंग में सोनम से राजा की हत्या का राज उगलवाया जाएगा। सोनम को पटना से कलकत्ता ले जाया जाएगा, फिर वहां से गुवाहाटी से शिलोंग ले जाया जाएगा, जहां पूछताछ होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, जहां सोनम यानी राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी, जिसे अब तक समझा जा रहा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद अब उसे शिलोंग ले जाने की तैयारी है। इस पूरे ट्रांजिट प्रक्रिया के दौरान उसे गाजीपुर से पटना ले जाया गया है। फुलवारी शरीफ थाना में उसे रखा गया है। फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फिर आगे की उड़ान भरी जा सकेगी। गुवाहाटी जाएगी, गुवाहाटी से बाई रोड उसे शिलोंग ले जाया जाएगा और वहां पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े तथ्यों पर उससे पूछताछ होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दानिश, हाई प्रोफाइल केस अब यह हो गया है, सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार कल से सोनम को लेकर चर्चा हो रही है। गाजीपुर से वह पटना पहुंच गई है। कैसा नजारा है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से और तमाम अन्य दृष्टिकोण से? दानिश, सुन पा रहे हैं आप हमें? संपर्क करने की फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन लगातार यह बड़ी खबर, इस पर हम बने हुए हैं, जहां सोनम को अब शिलोंग ले जाया जा रहा है, क्योंकि वहीं राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और शिलोंग की ही पुलिस उससे पूछताछ भी करेगी। उससे वो तमाम राज उगलवाने की कोशिश करेगी जो अब तक सोनम ने दबाए रखा है। आखिर क्यों उसकी हत्या की गई, ये सारी बातें पता चलेगी। एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, पहुंचना तो उसे शिलोंग है, लेकिन वाया पटना पटना वो पहुंच चुकी है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ नजर आ रहा है? आगे की प्रक्रिया कैसी होगी? जो भी जानकारी है दर्शकों से साझा कीजिए। जी कुणाल, देखिए मेघालय पुलिस जो सोनम को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन पर सुबह तकरीबन 5 बजे पहुंची थी, जहां फिर सोनम को जो है 3:55 की फ्लाइट से कोलकाता ले जाया जाएगा। सोनम को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड में कल रात 12 बजे गाजीपुर के मजिस्ट्रेट ने ही अप्रूव कर दिया था। उसके बाद भी शिलोंग पुलिस के पास वक्त बचेगा पूछताछ के लिए। जो जानकारी मिल रही है कि अभी जो 5 घंटे है उसमें भी पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैब ड्राइवर थे उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि जो रास्ता में जो है सोनम से जो कुछ किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई थी, मगर बार बार सोनम से पूछा जा रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं और अभी हम कहाँ हैं। उसके बाद जो है उनसे ये भी कहा जा रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो हमसे मतलब उनसे कुछ पूछा नहीं जाए। अभी जो जानकारी है कि अभी जो समय बच रहा है और क्योंकि आज नया दिन है और शुरुआत है, तो हो सकता है कि अभी कुछ घंटे जो पटना में फुलवारी पुलिस स्टेशन में रहेगी सोनम, तो इसमें पूछताछ की जा सकती है। सोनम के साथ अन्य संदिग्धों पर भी नजर है। सोनम भी लगातार अपनी बातों को बदल रही है दानिश। कभी वह अपने आप को बेगुनाह कह रही है, लेकिन उसे हत्या के आरोपी के ही एंगल से पूछताछ की जाएगी क्या? जी 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 कुणाल, देखिए सबसे पहले बात जो अभी तक कैब ड्राइवर जो बताए हैं और जो अभी तक वहाँ का जो थाना परिषद का जो विजुअल है, तो उसके हिसाब से अभी तक जो है शिलोंग पुलिस उनको एक आरोपी की तरह ही जो है पूछताछ करने की तैयारी में है। और अभी जो है कुछ घंटे जो पटना में रहेंगे, तो उससे जो है जो भी जानकारी प्राप्त होती है और वहाँ जाके फिर से सेम क्वेश्चन और सेम ये करके जो है उस क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे अन्य संवाददाता देवदत्त विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर से, उनका भी रुख करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। जी, जिस तरह से गाजीपुर एपी सेंटर बना है इस पूरे प्रक्रिया का, देवदत्त, वहां पर से ही इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है सोनम की। ऐसे में गाजीपुर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, वहां पर क्या माहौल है? सोनम का वहां पर मैका भी है, ऐसे में गाजीपुर में लेकर के जो तमाम हलचल है प्रक्रिया, उसके बारे में भी बताइए। जी बता दें कि यह सोनम का प्रकरण जो गाजीपुर में इन दिनों
सुर्खियों में बना हुआ है। सोनम जो है ढाबा पे देर रात, पिछले दिनों देर रात 1 बजे वो कि कैसे आती है ये रहस्य का विषय है। लेकिन ढाबा संचालक से मोबाइल मांग के वो पुलिस और वो घर को फोन करती है और पुलिस उसे आग गिरफ्तार करके वन स्टॉप सेंटर में रखती है। उसके बाद सुबह 9 बजे से वो पूरा ये सुर्खियों में ये गाजीपुर एक बन चुका है। सोनम अभी इस में नहीं बता पाया कि आखिर हत्या कैसे हुई है, क्या हुई है, तो सब ये राज का विषय है। और मेघालय पुलिस देर रात उसको मेडिकल करा के देर रात उसे अपने साथ ले गई है। कई एंगल से जांच की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भाई उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इतने दिनों तक वह बाहर रही, कैसे यह माना जाए कि उसके ऊपर भी हमला हुआ है। तो अब यह मान लिया जाए कि हत्या की मुख्य आरोपी वही है, सारे सुराग उसी ओर इशारा कर रहे हैं। यह भी बड़ी बात है कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। उनके परिवार वालों का कहना है कि सोनम बेगुनाह है। ये मिस्ट्री सुलझने की कितनी उम्मीद नजर आ रही है देवव्रत? वहां की पुलिस का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है कि कोई मेघालय पुलिस या गाजीपुर पुलिस कुछ इस तरह का कोई ऑथेंटिक बयान नहीं है कि जो हम लोग इसको कह पाए। मेघालय पुलिस का कहना है कि ये मुश्किल है कि सोनम इतने दिनों तक कहाँ छिपी रही और हत्या का मकसद भी साफ नहीं हो पा रहा है। तो शुरुआती जांच का ये विषय है और राज कैसे खुलती ये अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संतोष सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से, उनसे भी बातचीत करेंगे। संतोष, तो आखिर राजा रघुवंशी की हत्याकांड की अहम किरदार संभवतः उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब परिवार वालों को इंसाफ की उम्मीद है। राजा के मध्य प्रदेश के लोगों को क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि अब सोनम को शिलोंग ले जाया जा रहा है? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था और 17 दिन से ये सब चीजें चल रही थी, उसमें अब धीरे धीरे पर्दा उठना चालू हो गया है। कुणाल, जिस तरीके से इंदौर में जो राज कुशवाहा है उसकी गिरफ्तारी के बाद ये खुलासे होना चालू हो गए हैं। अगर सूत्रों की मानी जाए तो जब राज कुशवाहा को पकड़ा गया है और सोनम से वीडियो कॉल में बात कराई गई है, तो उसमें काफी राज खुलने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी पुलिस इस पे अपना बयान जारी करेगी और वाइट इशू करेगी कि आखिरकार राज और सोनम के बीच में जो बात हुई है वीडियो कॉल पे, उसमें क्या खुलासा हो पाया है। फिलहाल अभी जो परिवार वाले हैं राजा के, वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में किरदार कितने हैं और कौन कौन है, ये जांच के बाद ही पता चलता है। संतोष, सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है कि कुल्हाड़ी की भी ऑनलाइन खरीदी की गई, राज कुशवाहा के साथ इसकी निकटता थी, तो यह समझा जाए कि लव ट्रायंगल में ही पूरा मर्डर केस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, लव ट्रायंगल में ये जांच तब से चालू हुई है जब गाइड ने पुलिस को बताया था, और उसी दौरान से इस एंगल में जब पुलिस ने जांच की तो आखिरकार धीरे धीरे सफलता मिलती गई। वहीं पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि जो राज कुशवाहा है, जो कथित प्रेमी है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके जो वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट, वो सोनम यूज करती थी। ऐसे सूत्रों के हवाले से ये कुछ खबरें आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक और कौन कौन किरदार इस पूरी घटना में शामिल हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इससे पहले सोमवार को सोनम रघुवंशी के भाई गाजीपुर में, जिनका नाम गोविंद रघुवंशी है, उन्होंने अपनी बहन के संबंध में बयान दिया है। गोविंद रघुवंशी गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि उनकी बहन के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन अगर गुनहगार होगी तो उसे फांसी होनी चाहिए। गोविंद ने कहा, मेरी बहन के बारे में जो भी फैसला होगा वह कानून के अनुसार होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोविंद रघुवंशी ने कहा, हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मुझे सोनम से मिले हुए 20 दिन हो गए हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मुझे अपनी बहन से मिलने दीजिए, उसके बाद कुछ कहूँगा। मैं पुलिस वालों के साथ घूमा हूं, पूरा मेघालय घूमा हूं। अभी बहन से मिलने आया हूं, उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। अभी मैं मेघालय से ही आ रहा हूं।
सोनम की भी गलती हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर जगह ना आप ना थोड़ा मोबाइल से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब अपना नाम बोल दीजिए, अपना नाम। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है। अपना शिलोंग से आ रहा हूँ। ये मैं शिलोंग मेघालय से आ रहा हूँ। आप कितने दिन से घूम रहे थे? क्या करते? मैं लगभग आज 18-19 दिन कंप्लीट हो गए हैं। सोनम पे आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या? मुझे आइडिया नहीं है क्या आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। मीडिया प्रशासन आप हो, आरोप भी आप ही लगा रहे हो, सब चीजें आपकी है। डीजीपी मेघालय कह रहे हैं मेरे नॉलेज सुपारी दी गई। मैं जर्नी करके आया हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी क्या आरोप लगे हैं। मैं मिल लूँ फिर आपको जरूर दूंगा, बिल्कुल शांति से दूंगा। आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा। उस बीच अगली खबर उसके बारे में आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौरा के महाराजा सुहेलदेव राजभर की याद में विजय दिवस का आयोजन किया जाएगा और इसमें वह शिरकत करेंगे। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेले का उद्घाटन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि सुबह सपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर होंगे। प्रदेश सरकार इस आयोजन के माध्यम से बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री चित्तौरा के समीप स्थापित की गई महाराजा सुहेलदेव राजभर की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की देखरेख में कराया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री राम सुतार ने इस प्रतिमा को बनाया है। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से आयोजित होने वाले इस मेले के आयोजन को इसलिए इतना महत्व दिया जा रहा है क्योंकि बहराइच में हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होते रहे मेले के आयोजन की अनुमति इस साल नहीं दी गई है। ओम प्रकाश राजभर कह चुके हैं कि महाराजा सुहेलदेव की विजय भारत के सम्मान का प्रतीक थी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की वीरगाथा को इतिहास की पुस्तकों से दूर रखने का आरोप लगाया था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। रिजवान, यह बड़ी बात है और यह बड़ी खबर भी है कि एक तरफ तो सैयद सालार मसूद गाजी की याद में जो मेला आयोजित किया जाता था वह नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जगह में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से यह पूरा कार्यक्रम अब किया जा रहा है अन्य कार्यक्रम में। ऐसे में क्या समझ में आ रहा है इस कार्यक्रम को लेकर, क्या तैयारियां हैं, संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कुणाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज उत्तर प्रदेश के जो बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है चित्तौरा में, जिसको लेकर जिला प्रशासन की जो तैयारियां है पूरी कर ली गई है। यानी जो महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी नाथ। वही 12:05 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट की जो प्रतिमा का है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका जो है अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी रहेंगे मौजूद। तकरीबन ये 1.5 घंटे रुकने के बाद 1:40 पर मुख्यमंत्री लखनऊ होंगे रवाना। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम के स्थल को सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी रहेंगे मौजूद। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो कुणाल, तो लगातार बहराइच के में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है, कुछ दिन पहले जो मोतीपुर बहराइच के मोतीपुर तहसील घटन पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो विदेशी आक्रांता है उनका महिमा मंडल नहीं करना चाहिए। यानी सीधा जो है कहीं ना कहीं निशाना था। और जिस तरह से बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जो हर साल गेट मेला लगता था, इस बार सुरक्षा का हवाला देते हुए उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद यानी आज जो चित्तौरा झील है, जहां पर महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का जो है मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। यानी तमाम जो वहां पर तैयारियां है जोरों पर है, बहुत ही जो तरीके से उसको सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आज विजय रूप। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर उससे आपको अप टू डेट करा दे, जहां श्री अमरनाथ यात्रा के पहलगाम मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त बना दिया गया है। अब हर व्यक्ति को चेहरे की पहचान उसकी स्थापित की जाएगी।
इसके जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम मार्ग पर कई स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS स्थापित किया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सतर्क हो गई है। यह अत्याधुनिक तकनीक ब्लैकलिस्टेड और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करते ही सुरक्षा बलों को तत्काल सतर्क कर देगी, जिससे आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। FRS में सक्रिय आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरों का डेटाबेस पहले से ही दर्ज है। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति कैमरे के दायरे में आता है, सुरक्षा नियंत्रण केंद्र पर अलार्म बज उठता है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। इस तकनीक के जरिए पहलगाम मार्ग को सुरक्षित कर दिया गया है। जम्मू से पवित्र गुफा तक CCTV कैमरों द्वारा सख्त निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल पूरी तत्परता के साथ कार्यरत है ताकि तीर्थयात्रियों को हर संभव सुरक्षा दी जा सके और यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की स्थापना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जल्द ही बालटाल मार्ग पर भी यह सिस्टम स्थापित करने की तैयारी है। शेख दाऊद हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। शेख, तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ देख समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि 22 अप्रैल की वह घटना पहलगाम की कोई भूल नहीं पाया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तो किया ही गया होगा, लेकिन इसमें क्या कुछ और एड ऑन किया गया है? बिल्कुल कुणाल, आपको मैं बताता चलूं कि जिस तरह हर साल यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का जो ये सिलसिला चलता रहा, तो इस साल भी बड़े पैमाने पे लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है। बट जिस तरह पहलगाम में ये अटैक हुआ है पिछले मंथ, उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी ने चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे सिक्योरिटी तैनात है और चेकिंग पॉइंट भी रखा गया है ताकि आने वाले जितने भी शख्स है उनको उनकी तलाशी की जा रही है। वहाँ पे इनकी शिनाख्त कार्ड चेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो कैमरा है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। इसके बाद वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है या सिक्योरिटी है वो रोज रिव्यू ले रहे हैं इस चीज का, ताकि जो आने वाले दिनों में जो यात्रा शुरू होने वाले हैं इसमें कोई किस्म की कोई वाक़ा पेश ना आए। जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है शेख, इसको लेकर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या यह इतना पुख्ता उम्दा है कि चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके? बिल्कुल, जिस तरह अभी सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला है कि जो ये जो लगाए वहाँ पे, तो उस चीज से ये पता चलेगा कि अगर किसी किस्म का कोई अटैक होने वाला है या मिलिटेंट का कोई एक्शन होने वाला है तो हमें फौरन उस चीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन अब ये देखो, ये बहुत लंबा सफर है और अब कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी जो आगे जो गुफा है वहाँ पे इस तरह का जो कैमरा है, जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाए ताकि किसी किस्म का वाक़ा पेश ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों पर विभिन्न पदों पर OBC आरक्षण का निर्धारण जनसंख्या के मानक के आधार पर अब होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर OBC आरक्षण के लिए राज्य में कुल OBC की जनसंख्या यूनिट होगी। OBC आरक्षण को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक में यह जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर सभी 13 जिला पंचायतों में अनुसूचित जाति और OBC के लिए 2-2 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। शेष 9 सीटें सामान्य होंगी। यह भी जानकारी दी गई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जिले की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो यह जो नई प्रक्रिया, क्या इसे लागू कब से किया जाएगा? क्योंकि जिला पंचायतों में जो अनुसूचित जाति और OBC के लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, इनमें इजाफा किया गया है या चीज़ें यथावत है, या फिर जो जनसंख्या आधार पर निकाला जाएगा उस पर केंद्रित होगी? देखिए, मैं बात करूँ, ये पंचायत चुनाव लगभग 1.5 साल बीत गया, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुई। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बना हुआ है। कभी ये उसकी जनगणना की बात हो रही है, कभी वो आरक्षण की बात हो रही है, तो कभी ये उसकी बात हो रही है कि अभी जो है यात्रा चल रही है, अब मानसून सीजन। अब इस बात पे अटक गई है बात की जो 63 चुनाव है उससे जो आरक्षण होना है तो आरक्षण को लेकर, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होगा और जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि 13 जिले हैं, 13 जिलों में कहीं ये नहीं है पंचायत और आरक्षण में बहुत सारे ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो गांव में एक ही परिवार जो है आरक्षित है और उसको भी जो है वो दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। बहुत मुश्किलें हो रही है क्योंकि जहाँ
1 या 2 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, 5 परिवार हैं आरक्षण को लेकर, और उनको जो है आरक्षण दिया जाता है, प्रधान बनाया जाता है या पंचायत सदस्य बनाया जाता है, तो मुश्किल हो जाती है। इसको लेकर इस समय ये है, लग रहा है कि लगभग कि पंचायत जो चुनाव होंगे, आरक्षण जो दिया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर, उसके बारे में आपको बता दें, जहां चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका को मंजूर कर लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने 2009 से 2024 की वोटर लिस्ट की मांग की थी, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों शामिल थे। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और 3 महीने में लिस्ट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों में अनियमितताओं के सवाल उठाए, जिसे प्रशांत किशोर ने खुलकर अपना समर्थन दिया है। किशोर ने चुनाव आयोग से सभी आशंकाओं को दूर करने की अपील की और कहा कि आयोग को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी और प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोल रखा था चुनाव आयोग और चुनावों से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर, और ऐसे में चुनाव आयोग ने आखिरकार कांग्रेस की याचिका मंजूर की है और अब जल्द ही लिस्ट साझा कर दी जाएगी। सरजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरजीत, लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती रही है कि चुनाव में धांधली हो रही है, इसीलिए इसे पारदर्शी बनाया जाए। जो चीज़ें मांगी जा रही है जैसे कि लिस्ट, उसे साझा किया जाए। इसे कांग्रेस की जीत के तौर पर देखा जा रहा है या फिर इससे निष्पक्षता चुनाव आयोग की साबित होगी? सरजीत, सुन पा रहे हैं आप हमें? सरजीत, तो आखिरकार चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की इस अपील को स्वीकार कर लिया है, याचिका मंजूर हो गई है। ऐसे में से कांग्रेस की जीत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता कसौटी पर है। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग किया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जो इलेक्शन वोटर हैं उनका एक्स्ट्रा वोटिंग जोड़ा गया है, ऐसा आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र में मतदान संख्या जो है 9.7 करोड़ है, जबकि आबादी पूरी बात करी गई है तो 9.54 करोड़ बताया गया है। तो हालांकि इस मामले पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो राहुल गांधी का जो वोटर लिस्ट का जो जवाब है वो डिजिटल तरीके से उपलब्ध है, लेकिन जिला अधिकारी जो निर्वाचन आयोग अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से उनको मुहैया कराया जाएगा। तो हालांकि कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन आयोग का जो जवाब है उसका स्वागत है, लेकिन डिजिटल माध्यम से ये जो है पूरा ब्यौरा दिया जाए, जिसे हमें स्टडी करने में काफी आसानी होगी। तो अब देखना है कि निर्वाचन आयोग राहुल गांधी के बयान पर जिस तरह से उन्होंने जो जवाब मांगा है उस पर किस तरह से जवाब दिया जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए ताकि बरसात से पहले यह काम पूरा हो जाए। इस योजना के तहत घनसुरपुर से देदौर तक 4420 मीटर की लंबाई में गाद सफाई कर गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए ताकि बरसात से पहले यह काम पूरा हो जाए। इस योजना के तहत घनसुरपुर से देदौर तक 4420 मीटर की लंबाई में गाद सफाई कर गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। सीढ़ी घाट के निकट 330 मीटर की लंबाई में सीढ़ी निर्माण का कार्य होगा। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना भी की, राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सपूर सांसद पंडित शीलभद्र याजी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय बालकेश्वरी याजी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।